स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 12th की डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 आपका रन कर रहा है एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डिटर्मिनेंट। काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो जिसमें कि मैंने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का डिस्कशन किया था वो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अभी रोक दीजिए। आप पहले वो पुरानी वीडियो देखिए जहाँ पे कि माइनर्स और कोफैक्टर्स का डिस्कशन हुआ है, तब आप लौट करके आइए इस वीडियो पे, क्योंकि बिना कोफैक्टर और माइनर के डिस्कशन को जाने आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कर नहीं सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो वॉच की है तो फिर आप इस वीडियो को वॉच करिए। करना क्या होता है, आप उस कहानी को सुनिए ध्यान से। आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी, उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का आपको कोफैक्टर्स निकाल लेने। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए दी गई है और इसके ये एलिमेंट्स हैं सारे, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है ये। ठीक है, ऑर्डर 3 बोलने से मेरा सेंस ये है कि एडजॉइंट जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का कैलकुलेट होगा। जो स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं हैं उनका एडजॉइंट कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो एलिमेंट्स हैं जैसे A11 है, इसका कोफैक्टर निकाला, सेकंड एलिमेंट का, थर्ड एलिमेंट का, ऐसे करते करते हमने सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लिया और उन कोफैक्टर्स को हमने इस तरीके से लिस्ट आउट किया कि वो भी एक मैट्रिक्स की तरीके से लिख दिए गए। ठीक है, अब जैसे इनके जो कोफैक्टर्स होंगे वो ये होंगे A11, A12, A13, कैपिटल लेटर्स में ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, और ये अब जो मैट्रिक्स आई कोफैक्टर्स की, ये एलिमेंट्स की मैट्रिक्स है और ये इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर की मैट्रिक्स है। और जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तब हमें उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी हो गई आपकी कि जिस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, पहले हम उसके कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे एलिमेंट्स के, उन कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करना आप जानते हैं बहुत इजी काम होता है। मैट्रिक्स चैप्टर में ये बात मैंने आपको बताई थी कि रोज़ को कॉलम में लिख देते हैं और कॉलम को रोज़ में लिख देते हैं, तो ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनीशन अब आप देख लीजिए। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे। देखिए यहाँ पे कैपिटल ए आई जे है, मतलब कोफैक्टर्स हैं ये, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई एडजॉइंट ए, ए डी जे और साथ में कैपिटल ए लिख दिया। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपको दी थी, इसके हमने कोफैक्टर्स निकाले और उसके आगे लिख दिया ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसका फिर हमने कर दिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने में जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी जो मिस्टेक है वो आप देख लीजिए, सब स्मॉल लेटर में लिख उठे हैं, ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हैं। क्लियर, स्मॉल लेटर्स नहीं हैं बिकॉज ये कोफैक्टर्स हैं, ये एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इस अकॉर्डिंग ये हो गई हमारी एडजॉइंट। ठीक है, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं, ये मैं एक सजेशन देने जा रहा हूँ कि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, तो वो ये स्टेप नहीं करना चाहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ इस तरीके से ना लिख करके वो सोचते हैं कि जब इसको ट्रांसपोज करके लिखना ही है तो हम क्यों ना डायरेक्ट ही लिख दें ट्रांसपोज करके। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं तो कर लीजिए, बट मुझे लगता है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कैपेबल हैं तो भी आप इस एक स्टेप को करिए,
क्योंकि यहाँ पे 1-2 एलिमेंट्स नहीं हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, और ट्रांसपोज करके लिखने में अगर आपका एक एलिमेंट गड़बड़ हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकाल के उनको पहले इसी फॉर्म में लिख लीजिए, A11, A12, A13 ऐसे करके, और उसके बाद फिर आप उसको ट्रांसपोज करके ऐसे लिखिए, तो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी एज यू विश। ओके, अब हम लोग ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के 2 मैट्रिसेस का एडजॉइंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर 2 के लिए एडजॉइंट कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल चीज़। सिर्फ आप इस चीज़ को याद रखिएगा जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जो फर्स्ट डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए ये 2 5 था, इसको मैंने इंटरचेंज करके 5 2 लिख दिया, और जो सेकेंड डायगोनल है उसका साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ पे 3 और 6 है सेकेंड डायगोनल में, और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो मैंने इनका साइन चेंज करके निगेटिव कर दिया। नाउ दिस इज एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। बाई प्रोसेस करोगे तब भी यही आएगा, बट एग्ज़ाम में ऑर्डर 2 के लिए या कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऑर्डर 2 के लिए बाई प्रोसेस नहीं करने की ज़रूरत है, यही आप करिएगा। बिल्कुल मत सोचिएगा कि मार्क्स कट जाएंगे या क्या होगा, कुछ नहीं कटेगा, सब कुछ सही है वो, ठीक है। फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दीजिए और सेकंड डायगोनल के साइन को चेंज कर दीजिए, याद रहेगा। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इजी है, ठीक है। अब हम एक ऑर्डर 3 के लिए करेंगे। ऑर्डर 3 में हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ठीक है। A11 ये फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर होगा और ये माइनर के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 + 1 2 और 2 कैसा नंबर है, इवन, तो इसलिए ये डायरेक्ट इक्वल होगा माइनर के। ये 1 1 है तो इसलिए हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे, 3 5 0 1 3 5 0 1 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, 3 आ गया। फिर A12 1 + 2 3 हो जाएगा, ऑड नंबर है इसलिए ये -M12 के इक्वल होगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है कि कोफैक्टर और माइनर्स इक्वल होते हैं, सिर्फ वो कोफैक्टर्स जिनमें सम करने पे जो आई और जे रहते हैं उनका सम करने पे अगर इवन आए तो वो तो डायरेक्ट माइनर के इक्वल हो गया, अगर ऑड आए तो माइनर में माइनस का साइन लग जाएगा, बस इतना चेंज होता है। तो M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 5 -2 1 2 5 -2 1 सॉल्व किया -12। ऐसे ही A13 थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, ऐसे करते करते सारे हम कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमने सारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हर एक एलिमेंट्स का कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि पिछली वीडियो और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको ये कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना काफ़ी हद तक ज़रूर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमें लिखना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A13 3 -12 6 लिख दिया लाइन से। फिर A21 A22 A23 152 लिख दिया लाइन से। A31 A32 A33 -11 -1 5 ये भी लिख दिया लाइन से। चाहते तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं फिर एक बार आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल आप डायरेक्ट मत लिखिए, एक बार इस स्टेप को लिख दीजिए फिर आप इस स्टेप पे आइए, क्योंकि इस स्टेप को करने का हाफ मार्क्स होता है 0.5 कि ट्रांसपोज करना आपको आता है कि नहीं, समझ रहे हैं इस बात को। तो अब आप इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, जितनी भी रोज हैं वो कॉलम्स में लिख दीजिए, तो आपका बन गया एडजॉइंट। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आई थिंक आपको ऑर्डर 3 का भी एडजॉइंट निकालना समझ में आ गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे
कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं। आपको कोई भी मैट्रिक्स दी है, आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए। अगर वो डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाता है 0 के, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम सिंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। और अगर वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, हाँ याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही ये बात है और किन्हीं मैट्रिसेस के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर मैट्रिसेस किनको कहेंगे, जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, और जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, जिनमें से कि सबसे लास्ट में जो की पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वहीं से इन्वर्स कैलकुलेट करना आपको आएगा। और जब आपको ये टेक्निक पता चल जाएगी इन्वर्स कैलकुलेट करने की, तो आप कोशिश करोगे कि जो मैट्रिसेस वाले चैप्टर में हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू इन्वर्स कैलकुलेट किया था वो ना करना पड़े, इससे कर लें। लेकिन उसके लिए मैं आपको ये बात अभी बता देता हूँ, एग्ज़ाम में प्रॉपरली लिख करके आता है। अगर उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स कैलकुलेट कराना होगा तो वो एकदम साफ साफ क्वेश्चन में लिखा रहता है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो फिर अगर आपने इस टेक्निक से, जो कि आज मैं यहाँ पे बताऊँगा, अगर इन्वर्स कैलकुलेट किया तो उसको रॉन्ग कट किया जाएगा, उसके एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको दोनों इन तरीके से इन्वर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट का है, ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए एज अ विथ प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए विद द प्रोडक्ट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड साथ में क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की आपकी पहले मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से प्रोडक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, ये सिखाया जा चुका है, तो जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से हम इन्वर्स का रिजल्ट निकालेंगे अभी थोड़ी देर में। दूसरी बात क्या है कि अगर ए और बी दो हमारे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, मतलब जिनका डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं होता, ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी मतलब ए का प्रोडक्ट बी से एंड बी ए बी का प्रोडक्ट ए से आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, अगर कोई दो मैट्रिसेस सिंगुलर नॉन सिंगुलर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ये यहाँ से इंडिकेट हो रहा है आपको। थर्ड क्या है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपको दो मैट्रिसेस ए और बी दी हैं, हमने पहले उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया और फिर उनका डिटर्मिनेंट निकाला, या हमने पहले दोनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाल के अलग अलग और मल्टीप्लाई किया, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वेयर ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट है ये कि अगर किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, आपने किसी मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट निकाला, फिर उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। एक चीज़, आपने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, उसका स्क्वायर कर दिया, दोनों चीज़ें सेम होंगी। ये चीज़ यहाँ से निकल रही है आपकी। एंड लास्ट थिंग, यहाँ से इन्वर्स का फॉर्मूला मिलने वाला है आपको। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल
इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस चीज़ को हमें पहले चेक करना होगा, मतलब कि पहले हमें जो मैट्रिक्स दी गई है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो उसका इन्वर्स निकलेगा, अदरवाइज इन्वर्स नहीं निकलेगा। ये कंडीशन है, क्लियर लिखा है, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब हम कभी भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने जा रहे हैं तो आप पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो फिर आप उसका इन्वर्स निकालिए, मतलब तब उसका इन्वर्स निकलना पॉसिबल है। और तब फॉर्मूला क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब आपको पहले उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेना है और एडजॉइंट निकाल के उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है, तो ए इन्वर्स आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक आप इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिए, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, फिर हम लोग वहाँ पे इन्वर्स वगैरह निकालना सीखेंगे और कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वहाँ पे सीखेंगे। आप मान लीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपकी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो हो जाएगी। ठीक है।